कर रहे थे कि जो फोटो को लेकर के जो एक बहुत काओस चल रहा है, बहुत सारे मेरे पास फोटो को लेकर के आ रहे हैं सर। जैसे एक थोड़े अजीब अजीब तरह के भी वीट क्वेश्चन आ रहे हैं सर। मुझे थोड़ा सा अभी थोड़े दिन पहले मैं ज्यादा धूप में काम करती तो मेरा चेहरा थोड़ा सा सांवला हो गया है, लेकिन जब मैंने फोटो खिंचवाया तो फोटोग्राफर ने बिल्कुल उजला चेहरा कर दिया है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आ रहे हैं और इन क्वेश्चन को टैकल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो हालांकि ये शंका ऐसा नहीं कि निराधार कोई शंका है जो भी क्वेश्चन पूछ रहे, क्योंकि इस तरीके का एक नोटिस निकाल देना एग्जाम से 2 दिन पहले थोड़ा सा सबके लोग बच्चों के बीच में इस तरीके की बातें आ जाती है। खैर कोई बात नहीं, तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आज की चर्चा शुरुआत करेंगे आकृति जी के साथ में। आकृति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और धन्यवाद अभिषेक जी। जी जी। तो आप जो भी यहाँ पे जितने भी लगभग 103-4 बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सारे छोटे भाई बहन, तो ये लोग जो है इनका परसों एग्जाम है, जैसा कि आपको मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। और ये सब लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या मंत्र आपके पास था जिसकी वजह से आपने लगातार, मतलब एक बार कोई कर ले तो उसको बोलते हैं कि चलिए हो गया होगा, तुक्के में हो गया होगा या जो भी है, लेकिन लगातार 2-3 सालों तक, मुझे जहां तक लग रहा है 2018 में, 2019 में और शायद 2020 में भी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उन्होंने 160 प्लस का स्कोर किया है। 170 प्लस, 176, 172 ऐसे स्कोरिंग उनकी रही है लगातार। तो मैं चाहूंगा कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। मंच आपका है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अभिषेक जी। आप सभी का इस डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरा नाम आकृति है, जैसा कि अभिषेक जी ने मेरा परिचय दिया है। तो आज हम सबसे पहले कुछ 6-7 पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि हमें जब पेपर 1 अटेम्प्ट करना है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा। नेगेटिव मार्किंग है, जैसे कि आप सभी को पता है, तो हमें सबसे पहले जब आप पेपर शुरू कर रहे हैं, ठीक है, आप पहले की जो फॉर्मेलिटीज है उस पर तो डिस्कशन हो ही गया है, जो बची हुई चीज़ें हैं वो भी डिस्कस हो जाएंगी। पर जब आप पेपर शुरू कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास समय कोई इतना कम नहीं होता, ठीक है। तो आपको पेपर थोड़ा सा सही से ध्यान लगा के करना पड़ेगा और कोशिश करिए कि पेपर को 3 राउंड में करिए। सबसे पहले राउंड में हम क्या कर सकते हैं कि जो हमें एकदम अच्छे से आते हैं प्रश्न, हम उन्हें अटेम्प्ट करेंगे, चाहे किसी भी सेक्शन से हो। कोई ऐसे आपको लाइन बाय लाइन जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप लाइन से सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट करें। आप चाहें तो जो भी सेक्शन आपको अच्छा लगे, आप उस सेक्शन से उठा करके आप सबसे पहले राउंड में एकदम जो अच्छे से आपको प्रश्न आता है, वो प्रश्न कर लीजिए। जब आपने ये अच्छे वाले प्रश्न कर लिए, जो आपको एकदम कॉन्फिडेंट है कि आपको ये सही मालूम है, ठीक है, उसके बाद आता है आपका सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड में आपको वो प्रश्न हैंडल करने हैं जो आपको थोड़ा सा, मतलब हल्की सी शंका है, मतलब आता तो है आपको पर थोड़ा सा डाउट है, तो आप उसको सेकेंड राउंड में करिए। पर आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कितना रिस्क किस प्रश्न पे ले सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि आपको उसकी कितनी नॉलेज है उस चीज़ की, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करके रिस्क लेना होगा, ठीक है। जब आप सेकंड राउंड कर लेते हैं, फिर आता है थर्ड राउंड। थर्ड राउंड में आप उन प्रश्नों को लीजिए जो आपको मतलब बहुत ही कम आता है, मतलब ऑलमोस्ट समझ लीजिए नहीं आ रहा है या बहुत ही कम आ रहा है, और यही राउंड है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा अलर्ट रहना है। इस राउंड में आपको देखना है कि क्या आप वाकई रिस्क ले सकते हैं या नहीं ले सकते। कुछ कुछ परसेंट आप रिस्क ले भी लीजिए, पर आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि आपका मतलब स्कोर गड़बड़ाने ना पाए, ठीक है। तो थर्ड राउंड में आप थोड़ा सा मतलब काफ़ी चौकन्ने होकर के एक कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, ठीक है। थोड़ा बहुत ले लीजिए, पर मतलब देखिए कि बहुत ज़्यादा नहीं लेना है रिस्क, क्योंकि फिर आपका स्कोर गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। ये तो हो गई 3 राउंड में पेपर अटेम्प्ट करने की बात। फिर जो एक मेरा पॉइंट है जिस पे मैं सबसे ज़्यादा जोर डालना चाहूँगी, वो ये है कि आपको सिलेबस स्पेसिफिक रहना है। इससे क्या अर्थ है कि जैसे आप लोगों ने क्या है कि आप तैयारी अपनी कर ली है, तो आपने पिछले कई सालों के प्रश्न पत्र को भी देख लिया होगा कि किन किन चैप्टर से क्वेश्चंस आ रहे हैं और किन चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो जिन चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं ना, उनको आप कोशिश करिए कि मत पढ़िए, या अगर
आप मान लीजिए कि आप रिस्क फ्री होके जाना चाहते हैं तो ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, पर आपका मेन फोकस उन चैप्टर्स पे हो जिनसे प्रश्न आ रहे हैं ज्यादातर। क्योंकि मैंने खुद ये गलती करी है कि मैंने वो चैप्टर्स भी पढ़ लिए और उनको कहीं ना कहीं ज्यादा टाइम दे दिया जो क्वेश्चन जिनसे आते ही नहीं है। ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा। मेरा मेरा ख्याल है कि रस छंद अलंकार से प्रश्न नहीं आते। जी सर, है ना। पर मेरा ये था कि हाँ भाई रिस्क नहीं लेना, तो मैं हर बार पढ़ के जाती थी, पर उससे प्रश्न आते ही नहीं है। तो आप देख लीजिए, मतलब आप उस चैप्टर को थोड़ा बहुत ध्यान में रखिए, पर आपका मेन फोकस जो है वो उन चैप्टर्स पे हो जिनसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, उसमें आपको कोई मतलब डाउट ना रहे, कोई भी कॉन्सेप्ट का डाउट ना रहे। और आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस को जब देखा होगा तो आपने ये नोटिस करा होगा कि कुछ अनकन्वेंशनल चैप्टर्स भी होते हैं, जैसे जो अदर एग्जाम्स में आपको वो चैप्टर नहीं देखने को मिलेंगे पर इसमें आते हैं। जैसे कुछ अव्यय वाला प्रश्न आता है, या फिर उसमें मतलब ये एक्टिव पैसिव जो इंग्लिश में होता है उसका जो हिंदी में होता है, मुझे इस समय वो शब्द याद नहीं आ रहा है। तो इस वाच्य। तरीके के भी, हाँ वाच्य, वाच्य। जी 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 वाच्य। तो उस तरह के जो मतलब थोड़े से अनकन्वेंशनल चैप्टर्स होते हैं ना, जो बाकी एग्जाम्स में नहीं पूछते उतना, वो इसमें पूछे जाते हैं। तो इसको लेके आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मतलब सिलेबस स्पेसिफिक रहिए, जो सिलेबस है उस पे टिके रहिए, तो वो आपको बहुत बेनिफिट करेगा। और मेरा अगला पॉइंट क्या है? हाँ, आपने देखा होगा रीअरेंज वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, इंग्लिश में भी आते हैं और हिंदी में भी आते हैं। तो वो जो रीअरेंज वाले क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको कुछ सेंटेंस दिया जाएगा और आपको उसको ABCD के हिसाब से, जो पहले आए बाद में आए उस तरीके से अरेंज करना होता है, उन प्रश्नों में भी आपको बहुत ध्यान से करना होगा। क्योंकि हमें ये लगता है कि अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो हम उसमें थोड़ी सी मतलब जल्दीबाजी कर जाते हैं कभी कभी। पर मैंने ये ध्यान दिया है कि जब जब हम अपना आंसर की मैच करते हैं तो वो रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस अक्सर काफ़ी गलत हो जाते हैं, जिसमें हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं और पता पता चलता है कि फिर हमारे वही क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं, तो वो आपका स्कोर खराब करता है। तो रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस में हम लोगों को बहुत मतलब थोड़ा सा ध्यान दे करके करिए, जल्दीबाजी में या फिर ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस में उसको मत करिए, वो क्वेश्चंस बहुत गलत होते हैं। और फिर ये है कि आप थोड़ा-सा अपना टाइम देख करके चलिए कि मतलब पहला राउंड कर लिया, ठीक है, दूसरा राउंड कर लिया, पर टाइम पे भी आप लगातार अपना ध्यान देते रहिए। एक आपको अपना पेस मेंटेन करना है, मतलब कि ऐसा ना हो कि आप बहुत स्लो अटेम्प्ट करने लगे, है ना? तो फिर चीज़ें गड़बड़ हो जाएँगी, आपका टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा, तो आपको थोड़ा-सा एक पेस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। और बस इतने ही पॉइंट है मेरे, और बाकी जो कुछ एग्जाम से अदर कुछ पॉइंट्स हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जैसे मान लीजिए एक दिन पहले हमारी नींद नहीं पूरी हुई, तो उसका भी असर पेपर पर देखने को मिलता है। तो कोशिश करें कि आपकी नींद पूरी हो, और आप सफ़र में इतना मतलब थकान हो जाती है, कभी कभी हमारे पास ऑप्शन नहीं होता कि हमारा जो पेपर सेंटर जहाँ पड़ा हुआ है वहाँ पे हम मतलब कोई हमारा रिलेटिव ही रहता हो या नहीं रहता हो। बहुत बार ऐसा होता है कि रात भर ट्रैवल करके जाना पड़ता है, तब अगले सुबह पेपर होता है या हम सुबह पेपर कर रहे होते हैं। पर थोड़ा सा इन चीज़ों को आप मैनेज करके रखने की कोशिश करिए कि आप थके हुए ना हो, आपकी नींद अच्छी पूरी हो, आपका शरीर हाइड्रेटेड रहे, और आपने थोड़ा बहुत खा लिया हो, खाना पीना भी होना चाहिए, ओवर ईटिंग नहीं कि आपको फिर सुस्ती आएगी पेपर में। क्योंकि फिर वो है ना कि जब इतने सारे प्रश्न एक साथ हैंडल करने होते हैं तो दिमाग थोड़ा सा सुस्त हो जाता है, तो इन चीज़ों से आपको थोड़ा सा बचना पड़ेगा। तो इन थोड़ी दो चार पॉइंट्स हैं, इनका आप ध्यान रखिए। और बाकी अपना पेपर का आपने तो प्रीवियस ईयर पेपर्स तो आपने बहुत अच्छे से अपना कर ही लिया होगा एनालाइज, तो आपको पता होगा कि किन किन चैप्टर्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किन से नहीं आ रहे हैं, तो वो अपना आप देख लीजिए। बाकी ये सब पॉइंट्स थे कि थोड़ा हाइड्रेटेड रहिए, नींद ना आए पेपर में, कभी कभी नींद आ जाती है, मेरे साथ तो हुआ था एक बार। दोपहर की शिफ्ट की पेपर थी और हिंदी का कुछ अनुच्छेद वाले जो प्रश्न थे वो पढ़ते टाइम मेरी थोड़ी सी ऐसे लग रही थी झपकी आ रही है, तो इससे तो बहुत ही मतलब खराब असर पड़ेगा पेपर पे, तो ऐसा नहीं करना है हमें।
अभिषेक जी। चलिए बहुत बढ़िया आकृति जी, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपने बिल्कुल गनशॉट पॉइंट्स बताए। कुछ प्रश्न आ रहे हैं, जैसे एक प्रश्न बार बार सब लोग पूछ रहे हैं, बहुत देर से पूछ रहे हैं, जब से हमने ये सेशन शुरू किया है तब से वो प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है कि सर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। आप 100-200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, हमारी तरफ से तो बिल्कुल 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें आप, क्योंकि जो स्तर है अभी तक, पिछले 2022 तक का जो स्तर है उसके अनुसार हम सारे के सारे लोग कैपेबल हैं कि हम लोग 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा जो आकृति जी ने जिन बातों को बताया उसमें मैं थोड़ी सी कुछ बातों को ऐड ऑन करना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि प्रत्येक स्टूडेंट का, आप में से जितने भी लोग हैं, हर किसी का एक मजबूत पक्ष होता है और एक थोड़ा, मतलब जैसे हिंदी और इंग्लिश, पहले तो हम इन दोनों चीजों में ले लेते हैं, तो हर एक आदमी का एक थोड़ा स्ट्रांग रहेगा, दूसरा थोड़ा सा उससे, मतलब ऐसे बहुत विरले होंगे जिनका दोनों बिल्कुल एक इक्वल रहेगा, कि वो ये कहेगा बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कि नहीं नहीं सर क्या बात करते हैं आप, ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो अनुवादक बनने जा रहे हैं, हमारी जितनी जितनी हिंदी मजबूत है उतनी ही अंग्रेजी मजबूत है। ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे, बहुत विरले मिलेंगे। ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी हिंदी थोड़ी अच्छी मजबूत है। जी नंदिनी जी हम आ रहे हैं, बिल्कुल उसके ऊपर आ रहे हैं। हिंदी मेरी थोड़ी मजबूत है, मुझे लगता है कि हिंदी ज्यादा मजबूत है, हिंदी में ज्यादा मैं स्कोर कर पाता हूँ। मजबूत मतलब स्कोरिंग सब्जेक्ट के हिसाब से। तो आप सभी को अपना अपना एक मजबूत पक्ष अवश्य पता है कि किस सब्जेक्ट में आप ज्यादा स्कोर करते हैं, तो वहां पे आप टारगेट करें। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपको लगता है कि इंग्लिश आपका ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना, तो इंग्लिश अगर आपका ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो आप टारगेट करके इंग्लिश में आप 90, 92, 95 तक सही मतलब मार्किंग स्कोर करने का आप टारगेट करें। तो अगर इंग्लिश में आप मान लीजिए 90 कर लिया, अगर वह आपका मजबूत पक्ष है, तो 160 के लिए हिंदी में आपको 70-75 का ही प्रेशर रह जाएगा। रिस्क आपको ज्यादा किसमें लेना पड़ेगा, जो आपका थोड़ा कमजोर पक्ष है। ये वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट, ये वेरी करेगा, ये सबके लिए एक बराबर नहीं होगा। ऐसा कोई फॉर्मूला, कोई ट्रिक, कोई ऐसा रूल मैं नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता जो सबके लिए एक समान लागू हो। ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए कि इंग्लिश, अब मैं एक तो मैंने सेगमेंट की बात कर दी इंग्लिश और हिंदी, उसके बाद मैं इंग्लिश के अंदर अब आता हूँ। इंग्लिश पेपर में 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में किसी का कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा होता है, वो बहुत फास्ट रीडिंग कर लेता है, बहुत अच्छी उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्वेश्चन को बहुत जल्दी पकड़ लेगा, उसका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है, लेकिन वॉइस या नरेशन में वो फंस जाता है, या सेंटेंस रीअरेंजमेंट में थोड़ी सी उसको समस्या हो सकती है ना, ये संभावनाएं हैं। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ पता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि आपने इतने मॉक कर लिए। मुझे लगता है कि लगभग अप्रोक्सीमेटली अगर मैं प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन पेपर्स को मिला दूं तो 40-42 से ज्यादा मॉक हम लोग लगा चुके हैं। इतना मॉक करने के बाद में ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपका स्कोरिंग फील्ड कौन सा है जिसमें आप ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, और ऐसे कौन से सब्जेक्ट या ऐसे कौन से टॉपिक है जिसमें आपका स्कोर खराब हो रहा है। ये आप सब जानते हैं, आप अपने आप से पूछेंगे, आपने ये एनालिसिस कर ली होगी, मैं जानता हूं। तो अब जब चूंकि आपको अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस दोनों ही पता है, तो आपको एग्जाम में अटेम्प्ट भी उसी हिसाब से करना है। ठीक है, हिंदी आपका मान लीजिए स्ट्रॉन्ग पक्ष है, हिंदी में आपने जो आपका मजबूत पक्ष है पहले आप उसे अटेम्प्ट करें, जैसा कि आकृति जी ने बताया, पहले आपका जो मजबूत पक्ष है उसे अटेम्प्ट करें, और उसमें आप उन प्रश्नों को एक बार में धड़ाधड़ आप अटेम्प्ट करते चले जाए जिनको लेकर के आप बिल्कुल श्योर है, जिनको आप जानते हैं पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से। इसका क्या फायदा होगा कि जो आपके अपने अंक हैं एग्जाम में, जिनके ऊपर आपकी कमांड है, वो आपसे छूटने नहीं चाहिए। सबसे पहली तो बात ये है, इसीलिए जो उन्होंने तीन स्टेज बताया, 3 चरणों में आपको अपना अटेम्प्ट करना है। यही कारण है कि मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन में से ऐसे 55 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन है जिनके ऊपर आपको पूरी तरीके से कमांड है, आप अच्छे से जानते हैं, तो उन 60 में तो एक भी गलत होना नहीं चाहिए और ना ही छूटना चाहिए। इसके लिए आपने उनको पहले एक बार में अटेम्प्ट कर लिया, उसको अटेम्प्ट करने में आपको बहुत कम समय लगेगा, बहुत कम समय, क्योंकि आपको 100 क्वेश्चन के लिए 1 घंटे और 100 क्वेश्चन के लिए 1 घंटे, मतलब वैसे आपको इंक्लूसिव 2 घंटे मिलते हैं, लेकिन यह समय जो है सफिशिएंट होता है। मैं कहूं तो मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि ना तो आपको रीजनिंग सॉल्व करनी है, ना तो आपको मैथमेटिक्स सॉल्व करना है, और ना ही आपको इस तरीके का कोई मतलब बहुत समय लगने वाला कोई प्रश्न रहेगा। हाँ, कॉम्प्रिहेंशन जरूर थोड़ा समय लेता है, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के 5 क्वेश्चन भी तो कर लेंगे आप, तो हावी एडवांटेज में है। आप एक ही कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के आप 5 क्वेश्चन कर रहे हैं, एक ही कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के 5 या कई बार 10 क्लोज टेस्ट भी आपको हो सकता है कि दे दे,
तो वहां भी आप एडवांटेज में, वहां भी आपका समय बच रहा है। तो इस तरीके से आपको ये भी ध्यान रखना है और यह भी समझना है कि जैसे मान लीजिए हिंदी आपका मजबूत पक्ष है, तो हिंदी में आपको 60 मिनट नहीं लगेंगे, आप उसको 60 मिनट से बहुत जल्दी कर पाएंगे। तो जो बचा हुआ समय रहेगा आप उस विषय के लिए दे सकते हैं जिनको थोड़ा सा, जिसपे आपको थोड़ा ज्यादा सोचने की आवश्यकता है, थोड़ा ज्यादा याद करने की आवश्यकता है, थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन दिमाग में बिठाने की आवश्यकता है। जो आकृति जी जिसको सो कॉल्ड रिस्क बोल रही थी कि इसमें क्या सही हो सकता है, इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है, ये सारी चीजें आप तभी कर पाएंगे ना जब आपके पास समय होगा। और समय आपको चुराना कहाँ से है? उन प्रश्नों से समय चुराना है जिनके ऊपर आपकी कमांड है। ठीक है, 60 क्वेश्चन के लिए आपको माफ कीजिएगा 100 क्वेश्चन के लिए आपको ऑन एन एवरेज 60 मिनट मिल रहे हैं। ठीक है, और आपको टिक 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 करते हुए जाना है, तो इसमें इतना समय तो लगना नहीं है। आपको अगर आता है तो मेरे अनुसार आप 1 मिनट में 4-5 से ज्यादा 7-8 क्वेश्चन भी 1 मिनट में कर सकते हैं जो आपको आता है। तो मतलब जो प्रश्न आपको आते हैं उनमें तो आपको बहुत ही कम समय लगने वाला है, बहुत मतलब बहुत कम समय लगने वाला है। तो बाकी जो समय आपका वहां से जो आपका बच जाएगा, जो समय आपने वहां से सेव किया ना, उस समय को फिर आपको एनालिसिस के लिए लगाना है उन प्रश्नों के साथ में। जैसे आकृति जी ने कहा सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये थोड़ा समय लेता है, इसमें जल्दीबाजी हमें नहीं करनी है ना। ऐसा नहीं कि जो जल्दीबाजी में दिखने में लगे वैसे ही हम गलती कर दें। जैसे कई बार होता ही है गलती, ये गलती जानबूझ के हम कई बार कर देते हैं। जैसे कल एक जो प्रश्न हम लोग कल जो सेट कर रहे थे उसमें अ पेयर ऑफ ग्लासेस वाला प्रश्न था, इसमें कई बार जल्दीबाजी में हम लोग गलती कर बैठेंगे। तो इस तरीके के कुछ कुछ ऐसे ट्रिकी प्रश्न आते हैं जो आप जान के भी गलती करके चले आते हैं। आप जानते हैं, आपको रूल पता है, नियम जानते हैं, आप बाद में जो आप देखेंगे आंसर की तो आप माथा पीट के बैठ जाएंगे, अरे यार ये तो मैं जानता था, ये मैंने कैसे गलती कर दिया। एंड इट विल हैपन, इट हैपेंस, क्योंकि एग्जाम में एक अलग ही तरह का प्रेशर होता है। एग्जाम में एक अलग ही तरह का प्रेशर होता है। तो उस प्रेशर को टैकल करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जैसा उन्होंने बताया भी कि आप शुरुआत में जितने भी प्रश्नों के ऊपर आपकी कमांड है, पहले उन सारे प्रश्नों को फटाफट निपटा लें। उससे क्या होगा कि आपके अपने जो मार्क्स हैं वो आपके अपने बिल्कुल सुरक्षित आप अपने पास कर लेंगे। अब हम चलते हैं उस सेगमेंट पे कि नेगेटिव के ऊपर आते हैं। आकृति जी कुछ आपसे प्रश्न है, लंबे प्रश्न मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, अगर संभव हो तो आप पढ़ लीजिएगा और उसका उत्तर तैयार रख लीजिएगा, कुछ है तो आप बताइएगा। स्पेसिफिकली आपसे प्रश्न आया तो नेगेटिव मार्किंग, चूंकि हम जानते हैं इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, तो एक प्रश्न गलत होगा तो इसमें 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो इन चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है। मतलब ऐसा नहीं कि हम कमा लिए और फिर लुटा दिए वाला काम नहीं करना है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जिन प्रश्नों को आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, मतलब कोई ऐसा, अच्छा ये ज्यादा गलतियां पता है कहाँ होंगी? एंटोसाइनो में होंगी। एंटोनिम साइनोनिम्स होता है, उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द आ जाते हैं जो आपने कभी सुना ही नहीं है, बिल्कुल आउट ऑफ द माइंड होते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप उसके ऑप्शंस देखते हैं ना तो आपको ऐसा लगता है कि इसका ये हो सकता है। बट आपको मैं यह इस बात के लिए आगाह कर देना चाहता हूँ, शायद आकृति जी भी मेरी इस बात से सहमत होंगी, कि एंटोसाइनो यदि आपके सामने ऐसा कोई शब्द आया जो आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, आपने कभी नहीं सुना, कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं जो आपने सुना है, थोड़ा थोड़ा आपको अंदाजा है कि हाँ ये इसका इस तरीके का कुछ होता है, उसमें आप बिल्कुल रिस्क ले लें, वो आपका सही भी हो जाएगा। लेकिन ऐसे शब्द जो आप बिल्कुल आपने नहीं सुना है, बिल्कुल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट आपके लिए है, उसमें रिस्क ना लें, उसको छोड़ दें, क्योंकि उसमें 90% चांस है कि आप गलती करके आएंगे, क्योंकि उसमें वो ऑप्शन सेट ही इस तरीके से किए जाते हैं कि अगर आपको नहीं पता है ना तो आपका जो दिमाग इशारा करेगा ना कि ये वाला होगा, वो गलत की तरफ ही इशारा करेगा, है ना। क्योंकि ये पैटर्न है आजकल, इसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन सारी चीजों को घुसा करके। जी सर। और हाँ, हाँ मैं आकृति भी जी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, हाँ, क्योंकि ये हम लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया है इस चीज को। बहुत बार अंदर से फीलिंग आती है अरे यार शायद ये होगा, पर वो गलत निकल जाता है। तो इसमें आप थोड़ा सा मतलब जब तक आपको जरा सा आइडिया हो तब तो आप रिस्क लीजिए, वरना आप बचिए। मेरी तो ये भी सलाह है, जैसे कि सर कह रहे हैं कि इन क्वेश्चंस में आप थोड़ा सा बचिए रिस्क लेने से। ब्लाइंड रिस्क आप यहाँ नहीं ले सकते बिल्कुल भी। बिल्कुल। तो ये आप ध्यान रखें, एंटोनिम साइनोनिम्स में इस तरह की गलती होती है। और बाकी कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट, चूंकि एक बड़ा सेगमेंट आपका बना रहा है इस एग्जाम का, तो इसको लेकर के और आपने बहुत अभ्यास किया है, बहुत प्रैक्टिस करी है, लगभग लगभग मुझे लग रहा है कि आखिरी दिन तक, फ्राइडे तक मिलाकर के हमने 60, 62, 65 क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस कर ली है। आप में से जितने लोगों ने ईमानदारी से हमारे साथ प्रैक्टिस किया होगा, अभ्यास किया होगा, तो 65 क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस 45 दिनों के अंदर में इट इज मोर देन सफिशिएंट। तो मुझे नहीं लगता है कि क्लोज टेस्ट में कहीं कोई गलती आपसे होनी चाहिए। और मैं आपको यह भी बता दूं, और आप ये चीज मैं आज आपसे कह रहा हूं, मंडे शाम को आप मुझसे ये बात कहेंगे कि सर
जो क्लोज टेस्ट आपने, क्योंकि हमने जिस लेवल का क्लोज टेस्ट कराया है, आपके एग्जाम में जो क्लोज टेस्ट आएंगे वह इस लेवल के नहीं होंगे, इससे थोड़े कम ही होंगे, मतलब इससे थोड़े हल्के ही होंगे, तो आपको बिल्कुल भार समझ में नहीं आएगा। इसलिए वहां गलती ना करें, कॉम्प्रिहेंशन में गलती ना करें। कई बार कॉम्प्रिहेंशन में भी एंटोनिम साइनोनिम्स मतलब क्वेश्चंस पूछ देता है। कई बार कॉम्प्रिहेंशन में शीर्षक से संबंधित क्वेश्चन पूछ देता है कि भाई इसका टाइटल क्या होना चाहिए। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने में भी आप थोड़ी सावधानी बरतें, थोड़ा सा अपने IQ का इस्तेमाल करें। तो ये है। अब अगर एग्जैक्ट कोई कहे कि सर मैं कितने प्रश्नों का उत्तर दे दूं तो मैं सेफ जोन में रहूंगा, तो इसका कोई जवाब मेरे पास नहीं है। यह अगेन डिपेंड करता है आपके एग्जाम के प्रश्नों के स्तर के ऊपर। जब आप एग्जाम में बैठेंगे, प्रश्न पत्र आपके सामने खुलेगा तो उसका स्तर क्या है, और आपने अपने आप को कहां तक तैयार किया है, अपने आप को कितना शार्प किया है, उसके ऊपर निर्भर करता है। मैं तो यही चाहूंगा कि आप लोग 200 के 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए। हाँ, पर गलत अटेम्प्ट ना करें, ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट ना करें जो क्वेश्चंस आपके बिल्कुल आउट ऑफ रीच है, आप जिनको आपने कभी नहीं पढ़ा, जिनके ऊपर आप बिल्कुल श्योर नहीं है ना। 50-50 तक है तो भी 0.25 की मार्किंग में, नेगेटिव मार्किंग में रिस्क लिया जा सकता है। लेकिन यदि आप 40-60 का रेशियो है कि 60% आप नहीं श्योर है, 30-40% लग रहा है कहीं धुंधला धुंधला सा आ रहा है, छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अगर आप सही ज्यादा करते हैं और नेगेटिव नहीं करते हैं तो आपके लिए 160-165 का स्कोर आपको सेफ जोन में रखेगा। अब 190 करने के चक्कर में, है ना, पता लगा कि 150 से नीचे आ गए, तो उसको मैं बुद्धिमानी नहीं कहूंगा कि 160 करके तो मैं सेफ हो गया, लेकिन थोड़ी लालच आ रही है, समय बच रहा है, कर लेते हैं, देखते हैं, है ना। कई बार वो मैं कई सारे यूट्यूब वीडियोस में लोग ना इस तरीके से थोड़ा सा वो भ्रामक जानकारी भी देते हैं और वो बड़ा बढ़िया कैलकुलेशन करके बताते हैं कि अगर आपने 4 अटेम्प्ट किए या 8 अटेम्प्ट किए और उसमें से 2 सही हो गए, 3 सही हो गए, तो और 7 गलत हो गए, तो ऐसा वो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन बताते हैं। तो मेरी आप सभी लोगों को, मतलब ये मेरा सुझाव है व्यक्तिगत स्तर पे, कि इस तरह के ट्रिक्स और इस तरह के कैलकुलेशंस पे ना जाए, है ना। वो ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि ये हर बार फेल होता है, हर बार आप घाटे में जाएंगे, क्योंकि जितना दिमाग हमारे पास में है, हमसे ज्यादा दिमाग लगा करके और क्वेश्चन सेट करने वाले क्वेश्चन सेट करते हैं, है ना। तो अगर तुक्के पे और ट्रिक पे ही MCQs के एग्जाम निकल जाने होते तो फिर क्या ही कहना था, है ना। तो ऐसा नहीं होता है। तो इन सब चीजों को बिल्कुल आप ध्यान में रखें, क्योंकि मुझे पता है कि आप सारे लोग चुके तो होंगे नहीं, आप सब लोगों ने इस तरह के वीडियोस देखे होंगे, ट्रिक कैसे लगाया जाए, है ना, तुक्के कैसे लगाए जाएं, और इसके दुनिया भर के इस तरह के सामग्री सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर पड़ी हुई है। मैंने भी कभी सुनी थी और उसने बहुत मतलब नुकसान भी किया है काफी, तो उसके ऊपर ना जाएं आप। बिल्कुल जो एक सही मापदंड यही है कि आप जो है सही तरीके से जो क्वेश्चंस जानते हैं, जो 50-50 60-40 वाला जो हमने रेशियो बताया, आप उसको फॉलो करें। टाइम मैनेजमेंट की बात हमने कर ली। टाइम मैनेजमेंट के बारे में हमने आपको बता दिया कि टाइम मैनेजमेंट, आपके पास समय आपको वहां से निकालना है जो आपका मजबूत पक्ष है, और वहां इन्वेस्ट करना है जहां पे आपको लगता है कि यहाँ पे मेरे मार्क्स कट रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा समय देने की आवश्यकता है, जैसे सेंटेंस रीअरेंजमेंट में, जैसे क्लोज टेस्ट में, जैसे कॉम्प्रिहेंशन पर, ठीक है। अगर ये आपके मान लीजिए कि 45 यानी कि 9 पैसेज अगर हों, मैं मैक्स कह रहा हूं, तो 9 क्वेश्चन यदि कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट के होते हैं और इनको आप सही कर देते तो 45 नंबर तो आपके ऐसे ही बन गए, ठीक है ना। तो ये इसके ऊपर भी आप फोकस करें और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप एग्जाम को अटेम्प्ट करें। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि जितने लोगों ने भी हमारे साथ में सारे मॉक टेस्ट करे हैं और क्लोज एंड कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट किया है, आप लोगों के लिए एग्जाम बहुत अच्छा जाने जा रहा है, ठीक है। अब एक प्रश्न आकृति जी बीच में किसी ने क्लोज और कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट से संबंधित किया है, अगर आप पढ़ पाई हो तो क्या है, मैं भी एक बार सर ये वही क्वेश्चन था कि क्लोज टेस्ट और एंटोनिम सिनोनिम्स के क्वेश्चंस में बहुत कंफ्यूजन होती है, तो इसके लिए कोई टिप्स। तो वही बात हो गई जो हम लोगों ने अभी डिस्कस करा कि एंटोनिम सिनोनिम में जहां आप श्योर हो वहीं पे आप करिए, या रिस्क का रेशियो देख लीजिए कि कितने रेशियो में रिस्क जा रहा है, उस हिसाब से लीजिए। ब्लाइंड तो यहाँ पे हम लोग रिस्क नहीं ले सकते, नहीं कह सकते। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, क्लोज टेस्ट की में जहां तक एंटोनिम सिनोनिम की बात है या कॉम्प्रिहेंशन में एंटोनिम सिनोनिम की बात है, विशेषकर कॉम्प्रिहेंशन में मैं कहूंगा, या क्लोज टेस्ट में भी कह सकते हैं, तो वहां पे क्या होता है ना कि आपको जैसे अगर सीधा एक सिनोनिम्स का क्वेश्चन है, एक एंटोनिम्स का क्वेश्चन है, तो वहां पे आपको एक एब्सोल्यूट आंसर बताना है। जैसे एक क्वेश्चन उसने एक कोई भी वर्ड उसने रख दिया, प्रेडिक्शन, मान लीजिए एक वर्ड प्रेडिक्शन रख दिया, और प्रेडिक्शन के आपके 4 ऑप्शन उसने दे दिए, है ना, उसमें 4 में से आपको एक उठाना है। क्लोज टेस्ट में ऐसा नहीं होता। क्लोज टेस्ट में क्या होता है, एक पूरा सेंटेंस होता है, बीच में एक जगह मतलब
ब्लैंक जगह होता है, वहां पे आपको एक शब्द उठा के रखना होता है। तो एक तरीके से आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आता है, मतलब आप ये तो समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, किस चीज के बारे में है। और एक ही सेंटेंस नहीं, वो पूरा का पूरा एक पैराग्राफ होता है। तो कई बार ना क्लोज टेस्ट में वो कॉन्टेक्स्ट समझ में हमें आ जाता है, उस कॉन्टेक्स्ट से फिर मिलता जुलता शब्द ना उसको उठा करके हम डाल सकते हैं। तो क्लोज टेस्ट में यदि जहां पे आपको शब्द लगाने हैं, या सिनोनिम्स की यदि हम बात करें कॉम्प्रिहेंशन में, तो कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, वहां भी जैसे कोई एक शब्द, अब कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज से यदि सिनोनिम्स पूछेगा तो क्या पूछेगा कि इस पैसेज में इस वर्ड से मिलता जुलता शब्द कौन सा है, या फिर इस पैसेज में ये वर्ड जो दिया हुआ है उससे मिलता जुलता शब्द निम्न चार में से क्या है। तो इसमें एक चीज हो जाती है कि एक जो शब्द है ना उसकी मीनिंग, आप उसके मीनिंग तक आप नजदीक पहुंच जाते हैं। अगर आपको पूरी तरीके से पता ना भी हो ना, तो भी उसका जो पूरा सेंटेंस है या पैसेज है, तो पैसेज पढ़ के उस सेंटेंस को पढ़ के आप उसके नजदीक पहुंच जाते हैं। दिए गए ऑप्शंस में से एलिमिनेट करके भी आपके लिए वहां पे आंसर फाइंड करना आसान होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप वहां पे कर सकते हैं सर। हाँ सर मैं ये कह रहा था, जैसे जब जब हम टेस्ट देते हैं ना, मतलब एसएससी का, मतलब जब भी हम देते हैं एग्जाम, हाँ हाँ तो उसके अंदर एक होता है ब्लू बटन, मार्क्ड मार्क्ड करके। अगर हम मार्क्ड करके, एक होता है ना मतलब रिव्यू के लिए, बोलिए बोलिए जी, जैसा मत, तो बिल्कुल एक बटन होता है मार्क्ड। अगर हमने ऑप्शन पे क्लिक कर दिया और हमने ब्लू बटन दबा दिया तो इसका मतलब वो कंसिडर होगा। मगर हाँ। हमने अगर ब्लू बटन दबा दिया मगर ऑप्शन पे क्लिक नहीं करा तो क्या वो कंसिडर होगा? फिर से बोलिए एक बार, ब्लू बटन दबा दिया और मतलब से ये होता है, चार ऑप्शन होते हैं, हमने उसके ऊपर क्लिक कर दिया, उसके बाद हमने एक ब्लू बटन होता है कि मार्क्ड फॉर रिव्यू, मतलब बाद में हम इसे रिव्यू करेंगे। हाँ और एक होता है कि हमने चारों ऑप्शन में से किसी पे क्लिक नहीं करा हाँ और हाँ हमने ठीक वो है। बटन दबा दिया, तो क्या वो कंसिडर होगा? हाँ मैं वो बता दे रहा हूँ, कंसीडर देखिए होगा। इसमें, हाँ इसमें क्या है कि अगर ए बी सी डी चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं और आपने एक के ऊपर क्लिक कर दिया और आपने मार्क्ड फॉर रिव्यू कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने टेस्ट को सबमिट कर दिया, आपने भले ही मार्क्ड फॉर रिव्यू किया है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका ये आंसर कंसीडर कर लिया जाएगा। ठीक है, सही होगा तो सही सर हाँ कंसीडर ठीक किया है जाएगा सर। और गलत होगा तो नेगेटिव अंक कट जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपने मार्क पर रिव्यू किया है तो आपके ऊपर दया दिखा करके नेगेटिव मार्क नहीं काटे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हाँ होगा। मतलब अगर हमने क्लिक नहीं करा तो नहीं होगा, है ना और अगर आपने कंसिडर सर? क्लिक नहीं करा तो वो कुछ नहीं होगा, उसके न मार्क कटेंगे और जुड़ने का तो प्रश्न ही नहीं है, तो उसमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, ठीक है सर, धन्यवाद ये सर। है जी। ठीक है, सो ये सारी बातें हो गई। अब हम लोग इस सेशन में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और हमारे कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो फोटोज को लेकर के स्पेशली जो काफी चाओस क्रिएट हो रहा है, मैं देख रहा हूं, तो उससे संबंधित जानकारी और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और क्या क्या जानकारी, क्योंकि पिछली बार मुझे बहुत हैरानी हुई थी, हालांकि वह बात पेपर 1 से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे एक कॉन्टेक्स्ट में ध्यान आ रहा है तो मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि हम में से बीच में से कोई तो है, शायद सुमित, ये सुमित नहीं, कोई और एक सुमित, एक दूसरे सुमित है या कोई और, हाँ वो जिनका शायद डीडीए में भी सिलेक्शन हुआ है, तो या किसी और का मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा ठीक से, लेकिन उनका केवल इसलिए पेपर 2 का कॉपी इवेलुएट नहीं किया गया था कि उसके ऊपर इन्विजिलेटर का सिग्नेचर नहीं था। मतलब दिस इज समथिंग, मैं सुना तो मैं बड़ा हैरान रह गया कि इन्विजिलेटर का सिग्नेचर करना। हाँ, राज जी कह रहे हैं सर मेरा एड्रेस गलत दिखा रहा है, क्या करें? आपका एड्रेस गलत दिखा रहा है सर? इस बार सबका एड्रेस थोड़ा थोड़ा गलत ही है, मतलब थोड़ा ही है उसमें। नहीं, कौन सा एड्रेस, आपके घर का एड्रेस या आपके एग्जाम सेंटर का एड्रेस? सर घर घर वाला अभी आपको उसके बारे में कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। अभी वर्तमान में फिलहाल आप जाएं, एग्जाम दे दें, एग्जाम देने के बाद फिर उसके रिगार्डिंग आप कोरेस्पोंडेंस कर लीजिएगा कमीशन से, है ना। अभी आप एग्जाम दे दें, क्योंकि आपके घर का एड्रेस गलत दिखाने से आपके कैंडिडेचर पे कोई विशेष प्रभाव फिलहाल नहीं पड़ने वाला है। अभिषेक सर जी, आपने उसकी जैसे कोई कहा, मतलब आवश्यकता भी नहीं है। इन्विजिलेटर के साइन नहीं है तब भी फंस गए? इन्विजिलेटर का साइन नहीं है, इसके लिए उस कैंडिडेट की कॉपी को रिजेक्ट किया गया और उनका चयन नहीं हुआ था। ये तो कई बार ये सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं, तो मैं संतोष जी से आग्रह करूंगा कि कृपया वे जो है फोटो को लेकर के जो भी शंकाएं हैं और भी जो छोटी मोटी डूज एंड डोंट्स हैं इस एग्जाम को लेकर के, जिनका ध्यान हमें परसों के पेपर के लिए रखना है, कृपया उसे क्लियर करें। जी संतोष जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद अभिषेक जी। जी। देखिए, आप लोग अभी सबसे पहला पॉइंट जो है, अभी एड्रेस का आप लोग बोले, तो एड्रेस को तो फिलहाल आप लोग भूल जाइए।
और अभी क्या आगे अगले चरण के लिए भी एड्रेस से कोई रिलेवेंट नहीं है, इसलिए कि आपके पते पर एसएससी के द्वारा कुछ भी नहीं भेजा जाएगा, कोई भी डॉक्यूमेंट बाई पोस्ट नहीं भेजा जाने वाला है अभी, तो आप तो उसके लिए निश्चिंत रहें। हाँ, अगले स्टेज में डीवी होगा, डीवी के समय आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, उसमें आपका जो भी एड्रेस है आप सही एड्रेस के साथ आप प्रूफ, और आप चाहें तो आप एक आवेदन भी लिख सकते हैं कि सर मेरे एडमिट कार्ड में गलत एड्रेस है, अपडेट करने के लिए। वो आपको सेकंड एग्जाम के बाद आपसे जब डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा तब की बात है, अभी आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। दूसरी बात, फोटो फोटो आप लोग लेके जाएं, जो आप फोटो अपलोड किए हैं एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय उस फोटो को कैरी करें, और पर्सनालिटी का ध्यान रखें। जैसे कि उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपका अपीयरेंस जो है वो नहीं बदलना चाहिए, अर्थात उसमें खास करके देखिए जो चीज कर सकते हैं वही आप कर सकते हैं। मान लीजिए किसी का मूंछ के साथ फोटो है अपलोड किया हुआ, अभी मूंछ नहीं है, तो अभी तो आप नकली मूंछ तो लगा नहीं सकते, तो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा कि आप कुछ कीजिए। लेकिन हाँ, अगर दाढ़ी मूंछ, देखिए लोग हंस रहे हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस बातें कर रहा हूँ। अगर लेकिन आप अभी फॉर एग्जांपल क्लीन शेव फोटो आपने सबमिट किया है और अभी आप दाढ़ी मूछ लगा करके एग्जाम के लिए जा रहे हैं, तो वो आपके हाथ में है, आप अभी क्लीन शेव में ही जाइए तो बेटर रहेगा। तो फोटो के लिए, अच्छा, फोटो के लिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, फोटो जो आपके पास आपने सबमिट किया उसको कैरी कीजिए बस। पर्सनालिटी का ध्यान रखिए, ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और दो तीन चीजें, एक तो आकृति जी का स्वागत करता हूं, और मैं धन्यवाद। आकृति जी, हाँ, कि हमारे मंच पे आज उपस्थित हुई हैं और आप लोगों का मार्गदर्शन कर रही थी। आपकी कुछ बातों को मैं फिर से दोहराना चाहूंगा यहाँ पे, जो कैंडिडेट को विशेष ध्यान रखना चाहिए, जो कि आपने जो बात बताई, कैलकुलेटेड रिस्क, सेम ही फोटो ले जानी होगी। हाँ जी, देखिए कोशिश कीजिए सेम फोटो ले जाने के लिए। सेम फोटो नहीं रहता तो कई बार देखिए, मैं प्रैक्टिकल बातें बता दूं आप लोगों को कि एग्जाम सेंटर पे जो वहां पे बंदे रहते हैं ना, वो बहुत वेल क्वालिफाइड बंदे नहीं रहते हैं, जो कि सिक्योरिटी चेक और डॉक्यूमेंट चेक वगैरह करते हैं ना, वो वेल क्वालिफाइड नहीं रहते हैं। उनको जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं कि आपको फोटो चेक करने हैं, आइडेंटिटी प्रूफ चेक करने हैं। हाँ, खास करके लेडी हैं, अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट किए हैं, मैरिड लेडी है, अगर नाम सरनेम चेंज हो गया है, तो उसके आपका जो प्रूफ है एडमिट कार्ड में जो नाम है उसी का प्रूफ लेके जाइएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके एडमिट कार्ड में कुमारी लिखा हुआ है और मैरिड के बाद आपके पास आधार कार्ड या पासपोर्ट या फिर व्हाटएवर कोई भी डॉक्यूमेंट है जिसमें आपका सिंह, सिन्हा, कुछ भी आपके सरनेम ऐड किए हुए हैं, तो आप अवॉइड करें उसको। आपको वही आईडी प्रूफ लेके जाना है जो कि आपके आईडी प्रूफ जिसमें एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है। आपका इसको विशेष ध्यान रखना है। और इसके अलावा हाँ, मैं कैलकुलेटेड रिस्क की बात कर रहा था कि मैडम ने बताया कैलकुलेटेड रिस्क। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। आपका टारगेट है, कितना मार्क्स स्कोर करने का टारगेट है। तो अभी जैसे कि अभिषेक जी बताया कि मैं क्या, कोई भी नहीं बता सकता कि कितना मार्क्स सेफ रहेगा और कितना मार्क्स, कितना अटेम्प्ट करनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पिछले 2 4 5 साल का जो ट्रेंड रहा है उसके हिसाब से 150 प्लस तो कम से कम आपका मार्क्स होना चाहिए। मतलब 150 से अगर नीचे मार्क्स जा रहा है तो कहीं ना कहीं आप का सिलेक्शन जो है डेंजर जोन में जा सकता है। तो 150 प्लस तो मार्क्स आने ही चाहिए, लेकिन साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि 150 के चक्कर में 200 अटेम्प्ट कर लीजिए और पता चलेगा कि उसमें से 50 गलत हो गया, तो आपका स्कोर जो है 150 क्या 140 भी नहीं हो रहा है। तो आपका इसको विशेष ध्यान रखना है कि कैलकुलेटेड रिस्क, अर्थात मैडम ने जैसे बताया कि स्टेज वाइज जाइए। फर्स्ट स्टेज में आप कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, मतलब 100% जिस पे कंफर्म है, जिसमें डाउट नहीं है किसी प्रकार का, उस प्रकार वही क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर इंग्लिश हिंदी दोनों मिला करके आप 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, आपको यहाँ तक तो पता है कि 120 आपका सेफ स्कोर है, आप 120 तो स्कोर कर ही रहे हैं। उसके बाद और आपको कितना चाहिए, 40 चाहिए। तो सेकेंड राउंड में आप कोशिश कीजिए कि 40 से 50 क्वेश्चन जो हैं
उसको स्कोर करने के लिए आप प्रयास करें। इसके बाद थर्ड में आप देखिए कि हाँ अगर जरूरत है तो आप रिस्क लीजिए, अदरवाइज मत रिस्क लीजिए। अच्छा, स्पीड स्पीड का आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट राउंड में तो जाहिर सी बात है आप तेजी से आगे बढ़ेंगे क्योंकि आपको सारे प्रश्न मालूम है। सेकेंड स्टेज में, सेकेंड फेज में आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उस समय किसी एक क्वेश्चन पे ज्यादा समय ना दें। आप उस पे ध्यान दें कि आपके पास लिमिटेड टाइम है, तो समय अगर कुछ क्वेश्चंस, कुछ हिंदी या इंग्लिश किसी भी ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ वर्ड है जो नहीं समझ में आ रहा है, उसको आप छोड़ दें और आगे बढ़ें। एक ही क्वेश्चन पे ज्यादा समय न लगाएं। कुछ लोगों का प्रश्न है कि सर अभी हम लास्ट मोड में क्या वोकैब पढ़ें, क्या एंट्रो पढ़ें, क्या साइनो पढ़ें। सिंपल सी बात है, अभी लास्ट मोमेंट अनवांटेड स्टडी से को अवॉइड कीजिए। जो आपके पास है, जो जितनी ज्ञान है, जितनी जानकारी है और जितना बताया गया है आपको इस फोरम के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अथवा आपने कहीं से भी तैयारी की है, तो जितना आपके पास जानकारी है ना उसको और शार्प कीजिए, उसको और रिवाइज कीजिए। अगर संभव हो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को 2-3 बार पढ़ लीजिए। 4-5 हमारे ऐप पे अवेलेबल हैं, पिछले 5 वर्ष के क्वेश्चन पे मेरे ख्याल से उपलब्ध हैं, तो उसको मॉक टेस्ट के रूप में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। सफिशिएंट स्लीप, मैडम ने जो बताया उसको मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि एग्जाम के पहले एक रात जो है वो सफिशिएंट स्लीप जो है, मतलब नींद पूरी होनी बिल्कुल जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप रात भर पढ़ रहे हैं और सुबह सुबह 7 बजे फिर आंख मुंह धो करके जल्दी दी एग्जाम में जा करके वहां पे सो गए, या फिर आप 100% अपना जो भी परफॉर्म है नहीं कर पाए, तो वो थोड़ा सा आपके लिए मतलब नुकसानदायक साबित हो सकता है। एक चीज और मैं बता देना चाहूंगा, जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए, जो लोग पहले एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए तो उनको तो पता है। कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जैसे आईबीपीएस का एग्जाम होता है कि उसमें से एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में आप स्विच नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैथ का टाइम है 20 मिनट या 30 मिनट, तो 30 मिनट तक आप मैथ के सेक्शन में ही रहना पड़ता है। जैसे 30 मिनट खत्म होगा उसके बाद दूसरा सेक्शन ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है। यहाँ पे इस एग्जाम में इस प्रकार की कोई आपके पास समस्या नहीं है। आप कभी भी इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश में आप स्विच कर सकते हैं। तो आप जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए मैं विशेष तौर पे उनको लिए मैं मतलब आगाह कर रहा हूँ, सूचित कर रहा हूँ, आप इसका जरूर ध्यान रखें। और इंस्ट्रक्शन एक बार पढ़ लीजिए। संतोष जी, मैं एक एक बार आपसे आग्रह करूंगा। वैसे तो सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा, फिर भी मैं एक आग्रह करूंगा कि क्या क्या लेकर के जाना है एग्जाम हॉल में, जैसे फोटो और जो भी चीजें, और क्या क्या नहीं लेकर के जाना है, अगर इसके ऊपर भी जरा सा प्रकाश डाल दें, है ना। कई बार हाँ जी, देखिए एग्जाम एडमिट कार्ड के साथ इंस्ट्रक्शंस है। हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि 6 महीना साल भर हम तैयारी करते हैं और 10 मिनट या 2-4-5 मिनट समय निकाल करके हम इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते हैं। आप इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लीजिए। और मोटे तौर पर मैं बता दूं कि वाटर बोतल आप लेके जा सकते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आप फोटो आईडी लेके जा सकते हैं, लेके जाना ही है। आईबीपीएस के लिए फोटो आईडी का जेरॉक्स भी मांगा जाता है, यहाँ पे केवल ओरिजिनल फोटो आईडी होनी चाहिए। और फोटोग्राफ्स जरूर होने चाहिए। फोटोग्राफ्स, 2 फोटोग्राफ। कई कई लोग पढ़ते नहीं है इंस्ट्रक्शन को, फोटो लेके ही नहीं जाते हैं, वहां पे जाके परेशानी का सामना करना पड़ता है। 2 फोटोग्राफ्स ले लीजिए। और अभी किसी ने प्रश्न किया था कि सर मैरिज के बाद सरनेम चेंज करना जरूरी है क्या? मैडम, मैं सरनेम चेंज करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। जिनका सरनेम चेंज हुआ है और उनके पास प्रूफ जो है, मतलब मैं उदाहरण भी बता रहा हूँ कि आपके पास सरनेम चेंज का आपके पास आईडी प्रूफ है, लेकिन आपके एडमिट कार्ड में विदाउट सरनेम है या फिर पुराना सरनेम है, तो ऐसे केस में आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है, करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो एडमिट कार्ड पे जो आईडी है वही आईडी प्रूफ आप अपने साथ कैरी कीजिए। जो नाम है आपका, कुमारी है अगर नाम है तो कुमारी ही होना चाहिए आईडी में। और सर डेट ऑफ बर्थ भी, डेट ऑफ बर्थ का भी जी, विशेष जी, ध्यान जी, रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। डेट ऑफ वोटर कार्ड, फॉर एग्जांपल कोई वोटर कार्ड लेके चला गया तो वोटर कार्ड पे आजकल जो नए वोटर कार्ड आ रहे हैं तो उसपे जरूर डेट ऑफ बर्थ लिखे जा रहे हैं, लेकिन जो पुराने वोटर कार्ड है उसमें उम्र लिखे जाते हैं कि 1/1/2020 तक 19 वर्ष या 20 वर्ष या 25 वर्ष, व्हाटएवर। तो ये वोटर कार्ड को वहां पे आप बोलेंगे कि फोटो आईडी है मेरा, वहां पे वो लोग मान्य नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें
आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो आप वही फोटो आईडी कैरी करें जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे वो पैन कार्ड हो या आधार कार्ड हो। आधार कार्ड में भी सेम कहानी है, जो पुराने आधार कार्ड है उसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपके पास कोई भी आईडी प्रूफ नहीं है अगर, फॉर एग्जांपल, तो आप मैट्रिकुलेशन का जो एडमिट कार्ड होता है जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ, फोटो सब कुछ होता है, उसको लेके चले जाइए, वो मान्य हो जाएगा। स्कूल का आईडी कार्ड लेके जाइए, उसमें डेट ऑफ बर्थ फोटो है, वो मान्य हो जाएगा। लेकिन ऐसे फोटो आईडी जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं है, आपका सरनेम बदला हुआ है, ये सब मान्य नहीं होगा। और एक पॉइंट मैं जोड़ना चाहूंगी कि डेट ऑफ बर्थ का विशेष ध्यान रखिए कि एडमिट कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ लिखा है वही सेम डेट ऑफ बर्थ आपके आईडी में होना चाहिए। इसके लिए बहुत लोगों को दिक्कत होती है एग्जाम सेंटर पे। और लड़कियों के लिए एक पॉइंट मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि कोशिश करें कि कोई गोल्ड की ज्वेलरी पहनकर ना जाएं यदि संभव हो, क्योंकि उसमें आपका समय बर्बाद होगा। फिर थोड़ी समस्या हो सकती है क्योंकि ये थोड़े कीमती चीजें हैं, आपको थोड़ा सा वहाँ पे, क्योंकि इतना अच्छा गोल्ड की चीजों को अरेंज करने के लिए उनके पास इतना वो नहीं होता कि वो अच्छे से उसको रखें या ये वो। तो कोशिश करिए कि अवॉइड करिए गोल्ड की ज्वेलरी पहनकर जाना, इसमें आपका टाइम भी वेस्ट होगा। और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोग सेंटर पे थोड़ा सा मार्जिन लेके पहुंचिए, एक घंटा पहले पहुंच जाइए ताकि आप वहां पहुंच के रिलैक्स कर सकें। ये भाग दौड़ वाला रिस्क लेने वाला काम यहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं करना है। सेंटर पे टाइम से पहुंचिए, टाइम से मतलब कि काफी पहले पहुंच जाइए। आप वहां बैठ के वेट कर लीजिए, पर आप ये लास्ट मोमेंट वाला काम मत करिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि आप जा रहे हैं तो रास्ते में आपको क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए बहुत ही वेल बिफोर टाइम पहुंचिए। कुछ प्रश्न आए हैं अभिषेक जी, उनको लेने की देखते हैं क्या प्रश्न है। इलेक्ट्रॉल वाटर ले जाएं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? आपका बस इलेक्ट्रल वाटर लेके है। जाऊंगा तो कोई कुछ कहेगा तो नहीं? इलेक्ट्रल वाटर मतलब क्या ओआरएस घोल के पीना है? हाँ जी। इतना इतना डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ज्यादा हाइड्रेट भी नहीं करना है अपने आप को, वरना वो भी समस्या बन जाएगी। ज्यादा हाइड्रेशन पे वॉशरूम में बैठे रहेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और मेरा अलाउ भी नहीं करते, कई बार अलाउ भी नहीं करते। आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा कि आप कितना हाइड्रेशन रख सकते हैं शरीर में। 2 घंटा आपको बैठने हैं, तो अगर कहीं एसी है उसमें पता चले कि आपको 1 घंटा बाद ही वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ गई तो फिर कंफर्टेबल कपड़े पहनकर भी जाना है, ये भी ध्यान रखिए। यस, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि बिल्कुल सही बात है कि आप क्या पहन के जा रहे हैं वो भी। मेरा तो विशेष कर से मानना है कि एग्जाम में जितना भी आप वो दिखेंगे थोड़े चोमू टाइप के, तो उतने ही अच्छे मार्क्स आते हैं। लोअर टीचर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा अंधविश्वास है। अगर आप अच्छे दिखेंगे पेपर के दिन तो शायद मार्क्स कम हो जाए। सर मुझे एक चीज पूछनी है कि एग्जाम है कितनी शिफ्ट्स में? सिंगल शिफ्ट। 9 से 11 वाला ही शिफ्ट है खाली? जी जी, अखिल भारतीय सिंगल शिफ्ट एग्जाम है 9 to 11 ऑल इंडिया। ओके सर। और एक ही दिन है, एक ही शिफ्ट है ना, 9 to 11। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन का झंझट नहीं रहेगा आपको मार्क्स। ये बहुत अच्छी बात है। सर सुबह की शिफ्ट थी ना, इसलिए मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि इतना सुबह में रखा है। आप प्रयास करें कि 8 बजे तक आप एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाए तो ज्यादा बेहतर है। 8 बजे से पहले 8:30 में गेट क्लोज हो जाता है, 8:30 के बाद फिर वो लोग अलाउ नहीं करते हैं। सर कितने लोगों को 9 बजे के बाद जगने का समय है? आप मुझे यही समस्या आती है। जैसे हमें जब पेपर का टाइम पता चल जाए तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उससे काफी दिनों पहले ही थोड़ा अपना शेड्यूल इस तरीके से कर लें कि हमारा माइंड उस टाइम एक्टिव रहे। ये थोड़ा ध्यान देने की बातें होती हैं। बाकी आप रात की नींद अच्छे से लीजिएगा। एक दिन पहले तो नींद ही नहीं आती। ऋतुराज जी ने एक पॉइंट डाला हुआ है, हालांकि मुझे अभी तक इस तरह का कोई केस नहीं पता लगा है, क्योंकि आधार कार्ड जेन्युइन ही होता है। आधार कार्ड का नंबर पर उनका ये कहना है कि आधार कार्ड जेन्युइन मांगते हैं। जेन्युइन का मतलब क्या है आपका? हाँ नहीं अभिषेक जी, मैं बता रहा हूँ, उनका मतलब तात्पर्य है ओरिजिनल आधार कार्ड से। नॉर्मली क्या है कि हम ई आधार कार्ड हम प्रिंट ले लेते हैं और उसको हम स्कैन करके और
लेमिनेट करा लेते हैं तो वहां जी। पे वो आइडेंटिफाई हो जाता है, वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये Yes, नेट sir. से डाउनलोड किया हुआ है। उनका पॉइंट ये है। तो ऐसे सिचुएशन में जो मतलब ओरिजिनल कार्ड है उसको कैरी कीजिए तो ठीक है। बिल्कुल ये मतलब उचित पॉइंट है कि आप मतलब जेरोक्स या ई आधार कार्ड लेकर ना जाएं। बिल्कुल। सर नहीं, अभी मेरा तो यहाँ स्टेनो पे मैं तो एक बात और भी ऐड करना चाहूंगा। जैसे सामान्य तौर पे मैं यहाँ सुझाव देता हूँ कि आपके पास भी, सबके पास 2 आईडी प्रूफ होंगे ही। ऐसा तो है नहीं कि केवल आधार कार्ड ही होगा, आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है। तो आप 2-3 आईडी प्रूफ रख लीजिए, 2 तो कम से कम रख ही लीजिए, है ना, जस्ट टू बी इन सेफर साइड। उससे कोई नुकसान तो है नहीं, तो आप 2 आईडी प्रूफ रख के जाइए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोटो भी एक एक्स्ट्रा रख लीजिए, 2 फोटो उन्होंने कहा है, 3 रख लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम तो पेन होता है, सर जेरोक्स भी लेके पेन- जाते थे आईडी की, भले हाँ। वहां फेंक दिया जाता था पर हाँ, रिस्क नहीं वो लोग लेना था फेंकवा बस देते हैं। इसलिए। हाँ हाँ एग्जैक्टली, जो चीजें ले जा सकते हैं वो लेकर के जाइए, है ना, क्योंकि जो आपके पास रहेगा उसको रखना होगा, आप रख सकते हैं, बट जो नहीं रहेगा और उस समय यदि आपको चाहिए तो बहुत मुश्किल है, नहीं मिल पाएगा। चलिए, तो और मुझे एक लगता है बात और जरूर कहना पढ़ लीजिए। चाहूंगी। जी मेरा ये कहना है कि जिस टाइम आप पेपर कर रहे हो उस समय कोशिश करिए अपने ऊपर किसी तरीके का प्रेशर या बर्डन ना आने दीजिए, मतलब वो आपकी परफॉर्मेंस को खराब करता है। जैसे किसी भी तरह का प्रेशर किसी का हो सकता है, मान लीजिए किसी का भगवान न करे लास्ट अटेम्प्ट हो या कुछ हो, तो इस तरह के जो सारे ही प्रेशर्स है ना, प्लीज उस टाइम के लिए हटा दीजिए, 2 घंटे के लिए हटा दीजिए। आप बस उसको बेस्ट करना है आपको, बस ये सोच करके आपको पेपर करना है। और कोशिश कीजिए संख्या पे आपका ध्यान ना हो कि हम कितनी संख्या में क्वेश्चंस करें, आपका बस बेस्ट अपना बेस्ट देने का आपका प्रयास होना चाहिए, बस यही कहना चाहूंगी। नहीं, और देखिए इसमें प्रेशर वाली कोई बात भी नहीं है। मैं आप सभी लोगों को इस बात को लेकर के आज ही श्योर कर देना चाहता हूँ कि जिस स्तर की आप लोगों ने तैयारी करी है ना, क्योंकि देखिए हम लोग भी देख रहे हैं और पेपर का स्तर भी आप लोगों को पता है। आप सभी लोगों का नाम तो पेपर 1 की जो सूची निकलेगी ना, जो भी लोग क्वालिफाई करेंगे, आप सभी लोग क्वालिफाइड हैं, इसमें कहीं कोई संदेह की बात ही नहीं है ना। इसलिए किसी तरह के प्रेशर की बात नहीं है। बस आपने एग्जाम देना है, अपने स्कोर को आप कहां तक लेकर के जा सकते हैं, बस वो है आपका टारगेट। एग्जाम क्वालिफाई करने वाली तो बात ही नहीं हो। तो आप सब लोग क्वालिफाइड, मैं आज से कहता हूं कि आप लोग हैं, क्योंकि आप लोगों की तैयारी इतनी अच्छी है। ठीक है अभिषेक जी, एक चीज मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूंगा कि अपने लर्निंग अक्स फाउंडेशन का जो ऐप है उस पे जो जी। भी मॉक टेस्ट उपलब्ध हैं, जी। जो भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसमें 140 स्कोर करने वाले लोग दूसरे प्लेटफॉर्म पे, मैं नाम नहीं लूंगा, थर्ड जो भी प्लेटफॉर्म है मार्केट में अवेलेबल है टेस्ट के लिए, उसमें लोग 180 185 अटेम्प्ट कर रहे हैं, स्कोर कर रहे हैं। तो आप मान के चलिए जो लोग भी इस प्लेटफॉर्म पर 150 प्लस, देखिए ब्रह्मानंद जी बोल रहे हैं कि जी सर, हाँ मुझे लोगों ने बताया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो लोग आप लोग 150 प्लस यहाँ पे जो लोग भी स्कोर कर रहे हैं ना, आप मान के चले कि मतलब आप टॉपर के लिस्ट में जरूर रहेंगे, मुझे उम्मीद है। तो सामान्य तौर पे मैं इस तरह की बातें सेशन में नहीं कहता हूं, लेकिन चूंकि आपने कहा इसलिए मैं कह देता हूं कि अगर ऐसी बात है तो जितने भी लोग लर्निंग अक्स एप्लीकेशन पे टेस्ट अपीयर किए हैं, वो इस तरह का एक आध कमेंट वहां पे प्ले स्टोर पे डाल दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। मतलब वो देखने में कई बार अच्छा लगता है कि चलिए बढ़िया है, इससे कुछ लोगों को कुछ लाभ मिल रहा है ना। चलिए, तो हाँ, मेरा वहां 168 प्लस आ रहा है, ब्रह्मानंद जी कह रहे हैं। और ब्रह्मानंद जी हमारे क्लोज टेस्ट में परेशान रहते हैं कि सर लास्ट वाले 2 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट में नहीं होते हैं। ब्रह्मानंद जी बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, मैंने देखा है आप जब सेशन के दौरान उत्तर देते हैं, बहुत अच्छा आपकी अच्छी पकड़ है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मतलब 180 प्लस क्लब में बहुत लोग रहेंगे जब मार्क्स आएंगे और जब रिजल्ट आएगा। ठीक है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो मॉक में आपके मार्क्स जितने भी आ रहे हैं, अगर किसी के थोड़े कम भी आ रहे हैं तो उसका भी प्रेशर मत लीजिए। उन 2 घंटों में ये सब भूल जाइए कि आपके कितने बन रहे थे, कितने नहीं बन रहे थे, कितना आपको लेके आना है। इन चीजों को हटा करके बस पूरा ध्यान आपका अपना पेपर को बेस्ट तरीके से करने का होना चाहिए। चलिए, तो आज के सेशन में सबसे पहले तो मैं आकृति जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आकृति जी ने अपना समय निकाला और वह आई, उन्होंने बात किया। और मेरा एक और भी उद्देश्य था, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारी हमारी छोटी बहनें जुड़ी हुई हैं जो लोग लगातार तैयारी कर रही हैं, और मैं देखता हूँ कितना डेडिकेशन है उन लोगों के पास में। मतलब हमने जितने दिन भी स्टडी चैलेंज करे हैं,
स्टडी चैलेंज में हमेशा वो लोग आए हुए हैं, मतलब वो लोग अव्वल रहे हैं। 160 प्लस में अभी तक मेरे पास 2 या 3 कैंडिडेट है, उसमें से ज्यादातर जो है लड़कियों ने बाजी मारी है, और बाकी टेस्ट में भी मैंने देखा है कि टॉप 5 में लड़कियां रही हैं। सो ये एक बहुत अच्छी बात है, और इसलिए मैं चाह रहा था कि आपके सामने एक इस तरह का एग्जाम्पल आए कि अगर आकृति जी ने ऐसा किया है और वह लगातार 170, 175, 178 इस तरह के मार्क्स उन्होंने स्कोर करे हैं, तो अगर उन्होंने किया है तो ये आप भी कर सकते हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि नहीं वो उन्होंने कर लिया या किसी एक ने कर लिया तो बाकी लोग नहीं कर सकते हैं। अगर मेरा ये मानना है कि अगर कोई काम कोई एक व्यक्ति कर सकता है और यदि आप लोग भी उसी राह पे हैं तो आप सब लोग कर सकते हैं, है ना, आप लोग भी उस फीट को अचीव कर सकते हैं। तो वो उन्होंने समय दिया, इसके लिए हम सभी लोगों की तरफ से आकृति जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने बहुत अच्छी बातें बताई। इस मंच पे आने के लिए मतलब मुझे इनवाइट किया आपने, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी। और सभी कैंडिडेट्स को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देके आइए। मैं तो चाहती हूँ कि सारे ही टॉपर्स इसी प्लेटफॉर्म से निकलें और एक अच्छे भविष्य की सबको मैं शुभकामना देना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा तो ये बात हम सब लोगों के लिए एक तरीके से गोल्डन वाक्य हो गया। बहुत सारे टॉपर इस प्लेटफॉर्म से जरूर निकलेंगे। और संतोष जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि जितनी सटीकता से और जितनी सफाई से वे हमें डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या ऐसी बातें बताते हैं जहां तक हम नहीं पहुंच पाते हैं, हमारा पहुंचना मुश्किल होता है, तो उनकी बताई हुई बातों से बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं, और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी गलतियां जो हम कर सकते थे उसको करने से बच जाते हैं, और हम बेवजह परेशानी से बच जाते हैं। ये आज पहली बार नहीं हो रहा है, इसके पहले भी कई बार ऐसा हुआ है, तो उनका मैं विशेष रूप से आभार जरूर मतलब आज भी प्रकट कर रहा हूँ, और हमेशा वे जो है इस तरीके से। मुझे हंसी आ रही है अभिषेक जी, इसीलिए मुझे हंसी आ रही है। नहीं, ये बिल्कुल सही है संतोष जी, इसमें कहीं कोई मतलब ऐसी अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। जो फैक्ट है मैं वही कह रहा हूँ, और मुझे जहां तक लग रहा है कि सभी लोग मेरी इस बात से एग्री होंगे कि ऐसी बातें जिनको हम लोग अक्सर ओवरलुक कर देते हैं, उन बातों के ऊपर आप प्रकाश डाल देते हैं, कई बार उन बातों को लेकर के आ जाते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। तो चूंकि एसएससी जीएसटी के पेपर 1 के लिए आज हमारा आखिरी सेशन है, पेपर 2 के लिए तो खैर हम लोग फिर अगेन मंडे ट्यूसडे से शुरुआत कर लेंगे, क्योंकि हमें आराम करना नहीं है। और मैं तो यह मान के चल रहा हूँ कि सभी लोग क्वालिफाई हैं, पेपर 1 मान के नहीं चल रहा, सभी लोग क्वालिफाई है। तो इसीलिए हम पेपर 1 के रिजल्ट का इंतजार नहीं करेंगे। हमारे पास पेपर 2 का ऑलरेडी डेट फिक्स हो चुका है, पेपर 2 का डेट हमारे सामने है, तो इसलिए पेपर 2 की तैयारी इमीडिएटली आफ्टर द पेपर 1 हम लोग मंडे ट्यूसडे एक आध दिन रेस्ट करके हम शुरू कर लेंगे। तो अभिषेक जी, एक चीज मैं बीच में बोलना चाहूंगा कि अभी लास्ट वीक का जो मॉक टेस्ट था, और मॉक टेस्ट में जो टॉपर्स के जो लिस्ट शेयर किए थे, तो देख करके मैं कई बार मन में हुआ कि मैं कमेंट लिखूं, लेकिन मैं फिर अपने आप को रोका। उसमें देखा कि मतलब जो है वीमेन पावर जो है, हमारी गर्ल्स पावर जो है, एकदम बिल्कुल उनका प्रतिभा झलक रहा है उस लिस्ट में। तो मैं ये एक वर्ड लिखना चाहता था कि वीमेन पावर इज, गर्ल्स पावर इज रॉकिंग, ऐसा करके एक वर्ड लिखना चाहता था। मैं बोला कि यार मेरे भाई लोग कहीं बुरा ना मान जाए। नहीं लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पर मैं उस चीज को बिल्कुल अभी फिलहाल तो इंडोर्स नहीं कर रहा हूँ। जरूर हम यह कहेंगे, पर उस दिन कहेंगे जिस दिन एसएससी अपना फाइनल लिस्ट जारी करेगी और उसमें इन सभी लोगों का नाम होगा। उस दिन फिर हम लोग दिल खोल के सारी बातें कहेंगे, जितना भी कहना चाहते हैं, जो भी हम बधाई देना चाहते हैं। है ना? तो चलिए ठीक है। तो चलिए, आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। कल फिर भी मॉक टेस्ट है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। हाँ, कल दिन में मॉक टेस्ट होगा 11 बजे एज यूजुअल, हर संडे को जैसे होता है 11 बजे मॉक टेस्ट लाइव हो जाएगा। जो लोग जहां भी है, ट्रेन में या जहां से भी है, उसको आप अपीयर कर लीजिए मॉक टेस्ट एंड एग्जाम दीजिए। फिर हम लोग मंडे या ट्यूसडे को देखते हैं, जैसे मौका मिलता है। मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे को फिर हम लोग जो क्वेश्चंस के एक डीप ब्रीफिंग सेशन के लिए मिलेंगे, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और इन सारी चीजों को लेकर के। और उसके पश्चात जो है जैसा कि हाँ अभी ऋतुराज जी बोल रहे थे, मैसेज किया उन्होंने कि हाँ सर इंटरव्यू की भी तैयारी करनी है, बिल्कुल करनी है, बिल्कुल मेरे ध्यान में है। सो मंडे से अगेन शुरू हो जाएगी इंटरव्यू की तैयारी, और ये तो दोनों तीनों चीजें हम साथ में लेकर के चलेंगे। एंड आई एम डैम श्योर कि जिस तरीके से हमने इसे अभी तक मैनेज किया है, हम आगे भी इसे इतनी ही कुशलता से और इतनी ही प्रखरता से मैनेज करते हुए चलेंगे। और ये दोनों ही एस्पेक्ट जो है, पेपर 2 और साथ में आपका इंटरव्यू, इन दोनों की प्रिपरेशन हम बढ़िया तरीके से और बिल्कुल बराबर वेटेज के साथ में करेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।
आज के सेशन पे आपने कॉल किया। थैंक यू सर। शुभ रात्रि। जय हिंद। बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं, बढ़िया तरीके से जीत धन्यवाद सर। चलिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट।